वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन चैनल फिजिक्स प्लस। आपके बच्चे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एसी यूनिट का अल्टरनेटिंग करंट का बच्चे आपके टॉपिक शुरू किए थे, जिसके अंदर बच्चे मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था। इंट्रोडक्शन पार्ट बताने के बाद एडवांटेज बताई थी। आफ्टर दैट एडवांटेज बताने के बाद आपके एसी करंट की क्या क्या एडवांटेज है, उन एडवांटेज को बताने के बाद बच्चे मैं और आगे मूव करते हुए आपकी अल्टीमेटली क्या क्या चीज़ बताई थी। मैंने आपको बताया था अगर आपके एक एसी सर्किट में प्योर रजिस्टर कनेक्टेड हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा, प्योर इंडक्टर कनेक्ट हो तो क्या होगा, और अगर एक प्योर आपका कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो क्या होगा। तीनों के बारे में बताया था। अगर आपके एक सर्किट में एक प्योर रजिस्टर कनेक्टेड हो तो उस केस में करंट और वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट दोनों सेम फेज के अंदर मूव करते हैं। अगर आपके सर्किट के अंदर इंडक्टर कनेक्टेड हो तो आपका अल्टरनेटिंग करंट आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रह जाता है, और कैपेसिटर केस में अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ से 90 डिग्री आगे रहता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे मैं आज जो लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। आज का बच्चे जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। तो मैंने इन तीनों को अलग अलग तो आपको बता ही दिया है। तो मान लीजिए एक एसी सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों कौन से कॉम्बिनेशन लगे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता ही है। लेट अस कंसीडर, मैंने आपकी एक फिगर पानी जिसके अंदर आप कंसीडर कीजिए आपका RLC मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, और अल्टीमेटली ये एक एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है। देखिए सर्किट में मूव करने का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही पाथ है, तो इट्स मीन ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कनेक्टेड हैं। ठीक है। इस आर्टिकल को अल्टरनेटिवली RLC सर्किट का नाम भी दिया जाता है। लीजिए जैसे बचे इन तीनों एलिमेंट को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के क्रॉस लगाऊंगा तो क्या होगा। सबसे पहले ये इसी सोर्स ऑफ ईएमएफ एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगा, जिसके कारण एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जैसे ही आई करंट फ्लो हुआ तो ये क्योंकि तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे, एज वी नो दैट दीज ऑल ऑफ थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी पता है हमें करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब इन तीन कंपोनेंट में से जो भी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, आपका सपोज कीजिए किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो आपका करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, वो करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन मेगा टी। जैसे ही करंट इस आपके आर में से पास होगा तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, उस वोल्टेज को हमने बी आर का नाम दे दिया। जैसे ही बचे इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप होगी तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसे वी एल का नाम दे दिया, और जो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगी उसे हमने वी सी का नाम दे दिया। तो जो जो आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी हमने उसको रिस्पेक्टिव नाम दे दिया। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर बता दीजिए, मैक्सिमम वोल्टेज, चलिए आर के क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसे वी आर का नाम दे देते हैं। ओके। करंट, मैक्सिमम करंट किसके बराबर होता है, मैक्सिमम करंट की या पीक वैल्यू को आई नोट से लिखते हैं। आई नोट वी इक्वल टू आई आर, यानी आई नोट को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही है मैक्सिमम वोल्टेज जो किसके क्रॉस आपकी ड्रॉप हुई है, आर के। ओके। आर के क्रॉस यानी रेजिस्टेंस के क्रॉस, आपको इसी का इफेक्ट आपको पता है। आर के क्रॉस एक प्योर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट और आपकी जो ईएमएफ है दोनों सेम फेज, मतलब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। ओके। दोनों की दोनों सेम फेज के अंदर मूव करेंगे। ये सर्किट में क्योंकि तीनों एलिमेंट बचे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। तो करंट का मैग्नीट्यूड तीनों कंपोनेंट के क्रॉस सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो तीनों कंपोनेंट मतलब RLC तीनों के क्रॉस करंट की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम ही होगी। मैक्सिमम वोल्टेज आर के क्रॉस इतनी हुई है, चलिए एल के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी एल कितनी होगी, वी एल के बराबर मान लीजिए, जो कि होगी आई नॉट इंटू एक्सएल। ये एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस है बच्चे आपकी किसकी, इंडक्टर की। सिमिलरली अगर मैं आपकी कैपेसिटर के क्रॉस कितनी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगी, इतनी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगी क्रॉस कैपेसिटर, तो वो भी बच्चे इसी तरह मैं निकाल सकता हूँ। तो उसे वी सी का नाम दे दीजिए, और वी सी किसके बराबर होगी, आई नॉट एक्स सी के बराबर होगी। तो इस तरह बच्चे मैंने क्या किया, तीनों के क्रॉस क्या की, जो भी मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगी उसका एक्सप्रेशन निकाल लिया। नाउ एज वी नो दैट रेजिस्टेंस के केस में तो वी और आर यानी जो भी आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, करंट दोनों सेम फेज पे मूव करते हैं। बट इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर के केस में तो करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है। अगर करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है, या तो ये बोलिए करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है, या ये बोलिए पोटेंशियल 90 डिग्री आगे चला जाता है, एक ही बात है। तो करंट 90 डिग्री पीछे या पोटेंशियल 90 डिग्री आगे, क्योंकि करंट के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को तो हमने फिक्स कर दिया था।
तो अगर ये इंडक्टर के अंदर करंट 90 डिग्री पीछे होता है तो यह पोटेंशियल 90 डिग्री क्या कर दीजिए, आगे कर दीजिए। ऐसे ही इसमें करंट 90 डिग्री आगे होता है, या ये बोलिए पोटेंशियल 90 डिग्री क्या होगा, पीछे होगा। तो सी के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगी, सी के क्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो करंट से आपके 90 डिग्री पीछे आपकी होगी। अगर इन तीनों को बचे मैं एक फेसर डायग्राम से बना के दिखाऊं, जरा देखिए फेसर डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने आई की डायरेक्शन, ये मेरी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई की डायरेक्शन फिक्स कर दीजिए। तो आई की डायरेक्शन तो फिक्स है क्योंकि तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन लगे थे, तो करंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो फिक्स है। लीजिए करंट की डायरेक्शन ये रही। इस फिगर में आपको पता लग गया था वी आर की डायरेक्शन भी अच्छे क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर आपका करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज पे मूव करते हैं, दोनों सेम फेज में मूव करते हैं, इसलिए वी आर की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम ही होगी। बट इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से 90 डिग्री आगे, मतलब ये लीजिए ओ से लेके बी, ये बी एल से लिखा हुआ है। तो इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है मैंने उसे ओ एल से बना दिया। ऐसे ही कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो करंट से 90 डिग्री पीछे, पीछे मतलब यहाँ, ठीक है। इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो कैपेसिटर के क्रॉस की वोल्टेज से ज़्यादा होती है। अब मुझे तीन वेक्टर मिल गए, एक तो ये, एक ये, एक ये, मतलब वी आर, वी एल और वी सी। फर्स्टली हमने इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकाल, पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। वी एल ऊपर लाई कर रहा है, वी सी नीचे लाई कर रहा है। वी एल की वैल्यू ज़्यादा है तो वी एल में से वी सी को माइनस कर दीजिए, रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा। ये लीजिए वी एल और वी सी इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया वी एल माइनस वी सी। एक तो वी एल माइनस वी सी बचा, एक बचा वी आर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। जब भी दो वेक्टर सम डिग्री के एंगल के ऊपर लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप इसको बचे पैरेललोग्राम को कंप्लीट कीजिए, जो भी इसका डायगोनल होगा वही इनका रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इस ई नोट का जो भी रिजल्टेंट आपकी ईएमएफ आएगी उसका रिजल्टेंट ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला याद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर इक्वल टू रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कोस थीटा, वही लगाने वाला। ई नोट इक्वल टू वी आर का स्केयर प्लस दिस का स्केयर प्लस 2 वी आर वी एल माइनस वी सी कोस कितने डिग्री का इनके बीच में, 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 0 होता है। तो ये वाला पार्ट तो बच्चे वैसे ही आपका 0 हो गया। ओके, तो बच्चे अगर वो वाला पार्ट 0 हो गया तो इस पार्ट को तो 0 ही लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई नोट इक्वल टू वी आर का स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्केयर। ओके, अब मुझे पता है वी आर की वैल्यू किसके बराबर थी, वी आर था, मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू थी आई आर, आई नोट आर और इसका होल स्केयर। वी एल की जगह लिख सकते हो आई नोट एक्स एल और वी सी की जगह आई नोट एक्स सी का होल स्केयर। आई नोट को कॉमन लेके बचे बाहर ले लीजिए, आई नोट का स्केयर बाहर आएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अंदर बचेगा आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, सारे का रूट तो है ही। इस ई नोट को नीचे ले जाइए, अगर इस ई नोट को नीचे ले जाऊंगा तो ई नोट बाय आई नोट किसके बराबर होता है, जेड के बराबर, ठीक है। तो ई नोट अपॉन आई नोट किसके बराबर लिखना है, जेड। जेड क्या होता है, इम्पिडेंस, मतलब आपके इसी सर्किट में बचे रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, इंडक्टर भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी जुड़ा है, उनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है, तो आरएलसी सर्किट की जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है उसी को इम्पिडेंस का नाम दिया जाता है, जो कि इसके बराबर होती है रूट आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, ठीक। अगर डायरेक्शन निकालनी हो तो पैरेलल, अगर मान लीजिए मुझे जो रिजल्टेंट ईएमएफ आई थी उसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ, सॉरी डायरेक्शन निकालनी है मुझे, रिजल्टेंट जो ईएमएफ आई थी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या कीजिए, लीजिए आपको दोबारा फिगर दिखाता हूँ। डायरेक्शन के लिए मुझे टेंजेंट फाई निकाला करते हैं। टेंजेंट फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये साइड और ये साइड बराबर है, इट्स मीन वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। तो टेंजेंट फाई किसके बराबर होगा बच्चे, टेंजेंट फाई होगा हमारा वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल वी सी और वी आर तीनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, तो ये एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से आप टेंजेंट फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। या फाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसे टेंजेंट को दूसरी डायरेक्शन लेना। इस तरह बच्चे आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन, दोनों का रिजल्ट प्रॉपर ढंग से याद रखना, ठीक है। तो इस तरह बच्चे हमने अल्टरनेटिव जो आपकी आरएलसी सर्किट के अंदर जो रिजल्टेंट आपका ईएमएफ निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकाल लिए। यहाँ अगर बनाएं तो आरएलसी सर्किट के 3 बेसिक मेन केस बन सकते हैं। देखिए दोनों फार्मूले थे, अप्लाइड ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन में का टी। अगर डायरेक्शन के लिए बात करूँ तो टेंजेंट फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर।
तीन केस क्या बन सकते हैं। नंबर वन केस, इफ़ एक्सएल इक्वल टू एक्सी, अगर आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी के बराबर हुआ, देखिए अगर आपका एक्सएल एक्सी के बराबर हुआ तो यहाँ सेम अगर माइनस होंगे तो ये 0 डिग्री का आ जाएगा। ओके, अगर ये टेंजेंट 0 आपका कितने पे होता है, जब आपका फाई 0 डिग्री पे होगा। फाई 0 डिग्री का मतलब क्या है, फाई 0 डिग्री का मतलब है वो जो फिगर बनाई थी उसमें फाई मतलब जो रिजल्टेंट आया था ये एंगल फाई था ना वो। ओके, सोल्व करके तो फाई की वैल्यू 0 का मतलब है जो फाइनल ईएमएफ है और करंट है दोनों सेम फेस के अंदर सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब जो फाइनल वोल्टेज है और करंट है वो सेम फेस में होंगे। अगर ऐसा हुआ तो उस सर्किट को नॉन इंडक्टिव सर्किट का नाम देंगे। कई बार एक नंबर में बच्चे पूछ लिया जाता है, सीबीएसई पॉइंट व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपका व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी के इक्वलेंट होगा एट दैट पोजीशन, अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो टेंजेंट फाई आपका किसके बराबर होगा, टेंजेंट फाई बच्चे आपका इक्वलेंट टू किसके बराबर हो जाता है, टेंजेंट फाई इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट्स मीन वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो जाएंगे। एंड व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज देन द सर्किट इज कॉल्ड एज नॉन इंडक्टिव सर्किट। सेकंड केस, व्हेन एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, अगर यहाँ एक्सएल एक्सी से ग्रेटर देन हो जाए तो टेंजेंट फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर टेंजेंट फाई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो फाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। फाई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है वोल्टेज आपकी लीड करेगी करंट से, ठीक है, बाय ए फेस एंगल फाई। फाई एंगल के ऊपर आपकी वोल्टेज करंट से क्या करेगी, लीड करेगी। अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त आप अपने सर्किट को, इसी सर्किट को इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट बोलोगे। इसका मतलब जब एक्सएल एक्सी के ग्रेटर देन होता है तो टेंजेंट फाई पॉजिटिव होता है, और जब टेंजेंट फाई पॉजिटिव होता है तो वोल्टेज आपकी लीड करती है करंट से बाय ए फेस एंगल फाई। तो उस केस में आप इसी सर्किट को इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट का नाम देंगे, ठीक है। तीसरा केस, अगर आपका व्हेन एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाए, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हो जाए तो आपकी टेंजेंट फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर नेगेटिव आई, ठीक है, अगर आपकी इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब ये होगा तो आपकी वोल्टेज जो है वो लेग बिहाइंड करेगी। वोल्टेज क्या करेगी, लेग बिहाइंड करेगी करंट से बाय ए फेस डिफरेंस फाई, ए फेस एंगल ऑफ फाई। तो अगर ऐसा हुआ तो आपका सर्किट कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं आपका सर्किट नॉन इंडक्टिव कब कहलाता है, इंडक्टिव कब कहलाता है और कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट कब कहलाता है। तो इन तीन केसेस को भी बच्चे आप बिल्कुल अपने माइंड में ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन्हीं से बना हुआ एक आर्टिकल है जिसका नाम है इम्पेडेंस ट्रायंगल। इम्पेडेंस ट्रायंगल क्या होती है बच्चे, ये फॉर्मूला याद रखिए। टेंजेंट फाई दिख रहा है, टेंजेंट फाई क्या होता है वैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, बच्चे देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ, मेरी ट्रायंगल क्या है, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये लीजिए मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। टेंजेंट फाई क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, और पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूंगा तो देखिए अगर ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सएल माइनस एक्सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ट्रायंगल आर सी उनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो टेंजेंट फाई क्या दिया था हमने, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो इस तीसरी साइड जेड के बराबर होगी। तो चाहे पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करके देखिए, और टेंजेंट फाई निकालना है तो वही के वही रिजल्ट आ जाएंगे जो हमने पिछले केस में आपको निकाल के दिखाए। तो वो ट्रायंगल जो आपके आरएलसी सर्किट की रेजिस्टेंस को शो करता है उसे इम्पेडेंस ट्रायंगल का नाम देते हैं। तो ये छोटा सा आर्टिकल था इम्पेडेंस ट्रायंगल का। चलिए अब क्या है, नोट बना के बच्चे आपको एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं, किस किस के बीच में, आर, एक्सी, एक्सएल और जेड और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। अगर मैं बच्चे ग्राफ बनाने जा रहा हूँ किस किस के बीच में, इन सारे फैक्टर के बीच में। सबसे पहले आर और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था आर का एसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो आपके बच्चे देखिए, आपको याद करवा दूं, आपको ये भी दिखाया था प्योर रेजिस्टेंस के केस में आपका जो एसी सर्किट है वो आपका वही इफेक्ट शो करता है जो डीसी शो करता है। यानी आर के केस में एसी और डीसी का कोई फर्क नहीं है, तो रेजिस्टेंस फ्रिक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है। अगर इंडिपेंडेंट है तो आर का ग्राफ कैसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ एक्सेल का। एक्सेल क्या होता है बच्चे, एक्सेल की वैल्यू होती है एल ओमेगा के बराबर, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सेल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट्स मीन एक्सेल और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अगर कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एक्स सी के बराबर, जो कि इक्विवेलेंट होती है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी के बराबर। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। इट्स मीन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सेल एक्स सी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस तरह आपका बच्चे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। अगर जेड की बात करें, अगर जेड के लिए ग्राफ बना रहा हूँ तो ये रिलेशन होता है बच्चे। देखिए स्टार्टिंग में बच्चे क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में आपकी इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। जब एक्सएल की वैल्यू एक सी पे, उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं, जब एक्सएल की वैल्यू एक सी के बराबर हो जाती है उस फ्रिक्वेंसी को एक स्पेशल नाम दिया जाता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी।
तो जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। लीजिए जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी और आफ्टर दैट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले बचे डोमिनेट आपका इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट होता है या नॉन इंडक्टिव हो जाता है और फिर यहाँ कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह के ग्राफ से बच्चे क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से क्वेश्चन लीजिए। एक छोटा सा नोट बना के, अक्सर 2 नंबर का एक आर्टिकल आता है, उस 2 नंबर के आर्टिकल को भी ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने अभी बताया इंडक्टर की रिएक्टेंस कितने के बराबर होती है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होती है एक्सएल, जो एल ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा होता है 2 पाई न्यू के बराबर, और एक्स सी के लिए बात करूँ तो वो होती है 1 पाई ओमेगा सी, तो ये 2 पाई न्यू लिख लीजिए। अगर हम डीसी करंट के लिए बात करें, फॉर डीसी करंट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 0। अगर 0 है तो इंडक्टर की वैल्यू आएगी 0 और आपकी कैपेसिटर की रिएक्टेंस आएगी इन्फिनिटी। तो आपका एक कैपेसिटर डीसी करंट के लिए इन्फिनिट रेजिस्टेंस शो करता है और इंडक्टर कितनी शो करता है, 0 करता है। अगर बात की जाए एसी करंट की फ्रिक्वेंसी फाइनाइट होती है तो एक्सएल की वैल्यू फाइनाइट आएगी, लेकिन एक्ससी की वैल्यू क्या आएगी, लो आएगी। तो आपका जो इंडक्टर आपका बच्चे क्या है, आपका जो इंडक्टर है वो तो एसी करंट के लिए लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस शो करता है, लेकिन अगर कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर एसी के लिए एक लो रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो बच्चे कई बार ना यहाँ से भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस टॉपिक को भी बच्चे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इन आर्टिकल को करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। एक तो एलसीआर सर्किट, आपका आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट, या आपका ये बोल देते हैं रजिस्टर इंडक्टर का सर्किट, या इंडक्टर रेजिस्टेंस कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस एसी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बहुत सारे केस पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम करने जा रहे हैं, मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस क्या होती है? रेजोनेंस का फिनोमिना आपने +1 में पढ़ा था। आपके 3 तरह की ऑसिलेशन होती है, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंट ऑसिलेशन। तो रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या है? जब भी आपकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी लगाया जाए बट उसके बाद भी आपकी फ्रिक्वेंसी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, तो उसे आप बच्चे क्या नाम देते हैं? सीरीज रेजोनेंट सर्किट का नाम देते हैं। अब आपका कोई भी एसी सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट कब कहलाएगा? देखिए, ए सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर, कैपेसिटर और आपकी रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, एंड सर्किट एडमिट मैक्सिमम करंट, और आपका सर्किट मैक्सिमम करंट को एडमिट करे कॉरस्पॉन्डिंग टू ए गिवन फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो आपका एक ऐसा सर्किट जिसमें आर एल सी तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो और आपका सर्किट एक गिवन फ्रिक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट को एडमिट करे, तो उस वक्त आपका सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। अब आपके सर्किट के अंदर, आपकी आरएलसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब आपकी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी इम्पेडेंस की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। इम्पेडेंस पता है आपको आरएलसी सर्किट की कितनी थी बच्चे? Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र। आपको बताया बच्चे, जब वैन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब आपका सर्किट नॉन इंडक्टिव, ये कंडीशन है ना नॉन इंडक्टिव की, जब आपका एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो उस केस में एक्सएल आपका, जब आपका बच्चे एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो एक्सएल एक्सी को कैंसिल कर देगा। इन दैट केस आपके जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी और वो आपकी आर की वैल्यू मिनिमम होगी। तो जब आपका आर की वैल्यू या जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, वो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होते हैं? आर के बराबर है। व्हेन जेड इज मिनिमम देन करंट इज मैक्सिमम, मतलब यही वो कंडीशन है, यही आपकी सीरीज रेजोनेंट की कंडीशन होती है। अगर एक्सएल की बात करूँ तो एक्सएल किसके बराबर है? एल ओमेगा। एक्सी होता है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। ओमेगा ओमेगा को ऊपर ले जाइए, ओमेगा, ये ओमेगा आर इसलिए लिखा है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोलते हैं ना इसे, एंग्लो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बोल लीजिए चाहे इसे। ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एल सी। तो अगर ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो रूट ले लेना, ओमेगा को 2 पाई न्यू लिख सकते हो। तो यहाँ से बच्चे ये फॉर्मूला सोल्व करते हुए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई 1/2। लीजिए, न्यू आर किसके बराबर था? 1/2 पाई रूट एल सी के बराबर था। तो इस रेजोनेंट, यानी अगर आपने इसी सर्किट को ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कर दी तो इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा और जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। एंड व्हेन जेड इज इक्वल टू मिनिमम, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे एक मैक्सिमम करंट का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल इंपेडेंस। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा, यानी जब रेजोनेंस का फिनोमिना होगा, तो जेड आर के बराबर होगा। जेड की वैल्यू मिनिमम होगी तो जो भी आपका सिग्नल मिलेगा, जो भी करंट मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? आउटपुट। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं आई और ओमेगा के बीच में, तो आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर, एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो आपको करंट की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? मैक्सिमम मिलती है।
आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? रेडियो और टेलीविज़न के रिसीवर के अंदर जो ट्यूनिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर बच्चे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे एरिया के अंदर जो एफएम है कुरुक्षेत्र में वो 101.40 किलो मेगाहर्ट्ज़ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऐसे लॉन्च हो गया है, किलो मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आपका लॉन्च कर दिया गया। आपके पास बच्चे रेडियो है, आप उस चैनल को सुनना चाहते हो, एफएम सुनना चाहते हो, तो क्या करते हो? आप उसके ऊपर सबसे पहले आपका जो भी रेडियो है उसको प्रेस करते हो या उसका जो ट्यूनिंग है, उसका सर्कल है, उसको रोटेट करते हो। तो जैसे ही रोटेट करोगे या उसमें ऑटो ट्यूनिंग होती है तो उसमें क्या होगा, जैसे रोटेट करोगे तो आपके जो म्यूजिकल डिवाइस है उसके अंदर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाती है और तब तक चेंज होती रहेगी जब तक आपके उसके एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर नहीं हो जाएगी। यानी जब तक रेजोनेंट आपका सीरीज रेजोनेंस का फिनोमेना नहीं होगा, इट्स मीन जब तक आपके इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं होगी तब तक आप उस पर्टिकुलर चैनल को सुन ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह बच्चे हम प्रेस करके अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी भी 1.140 मेगाहर्ट्ज़ कर लेते हैं या किलो मेगाहर्ट्ज़ कर लेते हैं, तभी जब दोनों की फ्रिक्वेंसी एक बराबर हो जाती है तभी वो हम पर्टिकुलर चैनल को सुन पाते हैं। और रेडियो में और टीवी में ऐसे ही काम होता है। तो इसका मतलब आपका जो सीरीज रेजोनेंस का फिनोमेना है ये टीवी और रेडियो दोनों में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी।